प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय मेष लगन की कुंडली में नवम भाव से प्रारंभ करके 6 ग्रहों के एक साथ होने का अर्थात गोल योग का क्या फल होगा, इस विषय में हम आगे आज चलेंगे। हमने ये 6 ग्रह यहाँ लिए हुए हैं और अनुमान से इनके अंश भी लिख लिए हैं सभी के, पहले से ही समय बचाने के लिए। इसलिए अब हम इनके चलेंगे, ये कौन किसके नक्षत्र में है, साथ साथ इसका फल हम फिर डिस्क्राइब कर लेंगे। बुध यहाँ धनु राशि में है, 7 अंशों में कितने डिग्री में देखिए। धनु राशि में बुध 7 अंशों में मूला नक्षत्र है। राहु भी मूला में होगा क्योंकि 13 से पहले है। चंद्र भी मूला में होगा और सूर्य भी मूला में होगा। ये 13 अंश 20 कला से जितने भी कम हैं वो सब मूला नक्षत्र में होंगे। और शुक्र 21 अंश में देखिए धनु राशि में, ये अपना उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा। हाँ, उत्तराषाढ़ा में शुक्र इसमें 13-20, ये 26 तक है। इसमें 26-40 तक है, इसलिए पूर्वाषाढ़ा में पड़ेगा। पूर्वाषाढ़ा में और 6 हो गए पूरे। अब इसमें कौन किसके नक्षत्र में है देख लेते हैं। बुध मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, गंडमूल नक्षत्र है। राहु भी मूला नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। सूर्य भी केतु के नक्षत्र में। सभी ग्रह सूर्य के साथ बहुत नज़दीक हो गए हैं, इसलिए ये पूरी तरह अस्त हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में कंबस्ट भी कहते हैं, अर्थात पूरी इनका बल को पूरी तरह लगभग सूर्य खा गया है। आगे शुक्र का सूर्य का अंतर बहुत ज़्यादा अंश होगा। सूर्य और शुक्र वृद्धि की तरफ है, इसलिए अस्त नहीं है। चंद्रमा भी सूर्य के बहुत नज़दीक है, ग्रहण योग में फंसा हुआ है, लगभग अस्त है। मंगल दूर है, सूर्य के ज़्यादा प्रभाव में नहीं है। ऐसी युति का फल देखिए यहाँ कैसे होता है, क्योंकि यहाँ इस भाव में सूर्य राहु एक साथ हों तो कभी उत्तम फल नहीं होता। और राहु के साथ चंद्रमा और शुक्र भी एक साथ हो तो सुपर उत्तम, मतलब सुपर अनुत्तम फल हो जाता है। इस विषय में ऐसा भी कहा गया है, ऐसे जातक को प्राप्त होने वाली संतान के विषय में संदेह रहता है कि संतान अपनी पराई, कोई भी संज्ञा उसके साथ लग सकती है। समझदार के लिए इतना ही काफ़ी है। स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, न कहना चाहिए, बाकी शंका रहती है। यदि ये कुंडली ऐसे प्राणी की है जो संतान दाता है, संतान उत्पन्न करता है, उत्तम नहीं है। धर्म कर्म के लिए भी उत्तम नहीं है, पूजा पाठ के लिए भी उत्तम नहीं है। पिता इसका रोगी हो, पिता की आय अच्छी ना रहे। क्यों? उत्तम ग्रह तो है लेकिन सूर्य के प्रभाव में पूरी तरह के से फंसे हुए हैं, ग्रहण में है, अस्त है। ये युति अच्छी नहीं है, भाग्य के लिए भी क्षतिकारक है। और अकेला राहु यहाँ से सूर्य के मंगल के प्रभाव लेकर के केंद्र को, लग्न को और पंचम को, दोनों को प्रभावित कर रहा है। पंचम दृष्टि से, नवम से ठीक नहीं है किसी भी प्रकार से। ये वैसे कुछ भी दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जो दुनिया में है वो शून्य होता तो शून्य से ज़्यादा ही है। तदुपरांत भी ये भाग्य के लिए, पिता के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अच्छी नहीं है। ये युतियाँ उपाय मांगती हैं, जब तक पूजा पाठ मांगती है। किस प्रकार से? चूँकि वहाँ राहु है सूर्य के साथ, चंद्रमा भी सूर्य के साथ, भगवान शिव की उपासना मांगती है। वैसे तो धर्म अपना अपना, व्यक्ति अपने धर्म में जो भी पूजा उसकी बनती है वो करे। क्योंकि मैं तो हिंदू धर्म से हूँ,
लिए मैं तो यही कहूँगा, इस युति को ओवरकम करने के लिए, इस युति के क्रूर प्रभाव को दबाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाया जाना चाहिए, सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 दिन जाएं, वर्षों लगे रहें, एकाग्र मन से लगे रहें, दान करते रहें, कड़वी चीज़ें कुंडली की भी कट जाया करती हैं। आगे इन्हीं ग्रहों का 10वें भाव में भिन्न भिन्न अंशों में फल, अंश हमने पहले से ही लिख लिए हैं अनुमान से। सूर्य 9 अंशों में देखिए, वहाँ मकर राशि में कितने पड़ेगा? 9 अंशों में उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा, उत्तराषाढ़ा में। बुध 16 अंशों में श्रवण में पड़ेगा। ये शुक्र वो भी श्रवण में पड़ेगा। राहु 21 अंशों में देखिए ज्येष्ठा नक्षत्र में चला जाएगा। चंद्रमा 7 अंशों में वृश्चिक राशि, मकर राशि में, ये उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा। और मंगल 14 अंशों में, वो भी श्रवण में पड़ेगा। इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न नक्षत्रों में हो जाते हैं। यहाँ सूर्य उत्तराषाढ़ा में अपने नक्षत्र में 10वें भाव में बहुत बली हो जाता है। 10वें भाव में सूर्य को दिशा बल प्राप्त है, और वैसे वो उत्तराषाढ़ा में अपने ही नक्षत्र में हो गया तो और ज़्यादा अग्नि का दाता हो गया, भारी अग्निकारी। बुध श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, सौम्य नक्षत्र में। बुध का शत्रु चंद्रमा होता है, लेकिन दोनों सौम्य ग्रह हैं, ज़्यादा कुश्ती करने लायक नहीं होते, ज़्यादा क्षतिकारी नहीं होते। बस ऐसा ही है जैसे 2 छोटे बच्चे एक दूसरे को चांटा लगा दें, ना वो रोए ज़्यादा, झूठ मूठ रोए। इसलिए बुध श्रवण नक्षत्र में उत्तम फलकारी ही रहता है। शुक्र श्रवण नक्षत्र में बुरा नहीं है, चंद्रमा के नक्षत्र में बुरा नहीं होता, सौम्य नक्षत्र है। राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में, खतरनाक नक्षत्र में, गंडमूल नक्षत्र में, और ये बुध का नक्षत्र होता है, नपुंसक का नक्षत्र होता है। राहु स्वयं नपुंसक है और नपुंसकता बढ़ गई है। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव उत्तम नहीं रहता, उसको ग्रसता है, अमावस्या की तरफ ले जाता है, ग्रस लेता है। मंगल श्रवण नक्षत्र में, अपने मित्र के नक्षत्र में चंद्रमा की उत्तम फलकारी है। इस प्रकार से ये युति यहाँ बहुत उत्तम है, बहुत ही उत्तम, क्योंकि 10वें भाव में राहु भले ही कितना क्रूवल हो, लेकिन मित्र, अपने मित्र के नक्षत्र उस राशि में है शनि के, और ज्येष्ठा बुध नपुंसक के नक्षत्र में, उस पर अपना किसी नक्षत्र का विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा। बहुत उत्तम युति है ये युति व्यक्ति को खूब ऊंचाइयों तक ले जाती है। अच्छा कर्म, अच्छी आय, अच्छा पद, अच्छा रोजगार, अच्छा सामाजिक स्तर। परंतु व्यक्ति रात को सोते समय ये भी सोचता रहे कि मैं आगे तो बढ़ूंगा, लेकिन मुझे कल किसके कंधे पर पैर रख के ऊपर चढ़ना, अन्य के विषय में क्षतिकारी स्थिति सोचता रहेगा। ये राहु का मंगल के साथ बह करके यहाँ प्रभाव हो जाता है। ये व्यक्ति उत्तम रेसलर, फौजी, राजनेता, पुलिस अधिकारी भी हुआ करते हैं। बुरी नहीं है ये स्थिति, यहाँ छोटे मोटे रोग देगी, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब स्थिति जब चतुर्भाव पर देखेगी तो व्यक्ति को ऐसे सुख प्राप्त नहीं होंगे कि आसानी से रात को सो जाए। हमेशा वो स्थान परिवर्तित करता रहेगा, देश विदेश रहेगा, किराए के मकान में ज़्यादा समय गुजारेगा। इस प्रकार की स्थिति होगी। इसके सुख अपने स्वयं के अर्जित होंगे, आसानी से किसी के द्वारा प्रदत्त या पिता द्वारा प्रदत्त सुख इसे कम प्राप्त हो। आगे यही युति अगर 11वें भाव में हो, 6 के 6 ग्रहों 11वें भाव में हो, गोल योग वहाँ हो, तो देखिए वो जितने अंश लिखे हैं उन अंशों में किस किस राशि में
नक्षत्र में पड़ते हैं। वहाँ कुंभ राशि है, कुंभ राशि में राहु 6 अंश में किस में पड़ेगा? धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा, ये भी धनिष्ठा। आगे सूर्य 21 अंश में कुंभ राशि में देखिए कहाँ पड़ेगा? ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। और 20 अंश तक शतभिषा नक्षत्र, तो ये 20 अंश में शतभिषा नक्षत्र में पड़ेगा, ये भी शतभिषा में पड़ेगा और ये भी शतभिषा में पड़ेगा। ये स्थिति यहाँ उत्तम नहीं रह जाती, क्योंकि 3 से 4 ग्रह एक ही राहु के नक्षत्र में पड़ जाते हैं। शतभिषा नक्षत्र राहु का होता है, चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में, मंगल भी राहु के नक्षत्र में, शुक्र भी राहु के नक्षत्र में। तीनों बहुत नज़दीक हैं, काफ़ी नज़दीक होने से एक ही नक्षत्र में उत्तम फलकारी नहीं रह जाती है। यहाँ पर मंगल 11वें भाव में उत्तम फल नहीं देता। हाँ, सूर्य बुध यहाँ अच्छा फल देते हैं, चंद्रमा व्यक्तिगत रूप से हो तो अच्छा फल देता है, शुक्र व्यक्तिगत रूप से हो तो अच्छा फल नहीं देता है। इसलिए ये युति यहाँ व्यक्ति के पराक्रम के लिए, भाई बंधों के लिए, व्यापारिक आय के लिए, सुखों के लिए मध्यम फलकारी है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बड़ा भाई या तो होता नहीं होता है, तो प्राय कभी कभी चला भी जाया करता है, क्योंकि इस भाव में इस प्रकार की युति भाई के लिए अच्छी नहीं होती। वह बात अलग है कि 11वें भाव में अधिकतर ग्रह अच्छा फल देते हैं, परंतु ये देखा जाता है कि वो किस किस के साथ हैं। जो सूर्य यहाँ 11वें भाव में अच्छा फल देता है, वो यहाँ राहु के साथ हो गया। राहु इस भाव में रोगकारी होता है, अच्छा नहीं होता, अनेक रोग देता है, त्वचा रोग देता है, चर्म रोग देता है, पित्त जैसे पित्त प्रकृति से जो रोग बनाते हैं, जैसे कि अंग्रेजी की भाषा में चिकित्सीय भाषा मल्टीकेरिया, जुलपित्ती जिसे बोलते हैं, इस प्रकार के रोग, एक्जिमा आदि आदि रोग, यहाँ इस प्रकार के रोग राहु की सूर्य की यहाँ युति से हो जाया करते हैं। अच्छी स्थिति नहीं है। और क्योंकि सूर्य यहाँ शुक्र यहाँ से सप्तमेश होकर के भी वहाँ बैठा है और मंगल के साथ बैठा, राहु के साथ बैठा है, एक से अधिक विवाह करा दिया करती है ये युति। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के एक से अधिक विवाह हो जाया करते हैं। कारण क्या बने उसको यहाँ डिस्क्राइब करना इतने ग्रहों की एक भाव से ये उचित नहीं है। संपूर्ण कुंडली से ही पूरी तरह डिस्क्राइब होता है, परंतु ऐसी स्थिति बनती है कि इस भाव से, ऐसे ग्रहों से एक से अधिक विवाह हो जाया करते हैं। बाकी यहाँ से ये जब अष्टम भाव से देखिए, मंगल यहाँ से अष्टम भाव से यहाँ देखेगा, सप्तम भाव से यहाँ देखेगा, क्षीण कराएगा। देर में संतान प्राप्ति होने का योग बनता है। संतान प्राप्ति तो होगी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि यहाँ है, शुक्र की दृष्टि यहाँ है, बुध की दृष्टि यहाँ है, राहु की दृष्टि है। राहु संतान का नाश नहीं करता, देर कराता है। संतान नष्ट करते हैं सूर्य मंगल, राहु देर करा देता है, केतु क्षीण कराता है। और केतु यहाँ होगा, क्योंकि जो वो ग्रह यहाँ है तो केतु तो यहाँ स्वाभाविक बनता ही है। उसकी अंडरस्टूड, इसके सामने भी बनेगा, उसके सामने भी बनेगा। क्योंकि हम केतु के अध्ययन फलों का अध्ययन कर नहीं रहे हैं, इसलिए कई बार वो रह जाता है, तो कोई बात नहीं, कंसिडर कर लीजिएगा। वहाँ होगा तो यहाँ भी होगा केतु। इसलिए अब हम इसके द्वादश भाव में इसके फलों पर आते हैं। द्वादश भाव में यही 6 ग्रह जब गोल योग बनाते हैं, भिन्न भिन्न अंशों में होते हैं। देखिए किस किस नक्षत्र में होंगे। राहु सूर्य यहाँ 21 अंश में किसके नक्षत्र में होगा? मीन राशि में।
21 अंश में रेवती नक्षत्र में होगा, रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में। और बुध 6 अंशों में मीन राशि में उत्तराभाद्र पद में होगा। राहु 19 अंशों में, वो भी रेवती में होगा, ये भी रेवती में होगा, ये भी रेवती में होगा। तीनों ग्रह रेवती में होंगे कि 16 अंश 40 कला तक ये रेवती नक्षत्र पड़ता है 3 से ऊपर। और शुक्र बचा 2 अंश में, वो यहाँ पूर्वाभाद्र पद में होगा। इस प्रकार से यहाँ ये होंगे। देखिए सूर्य रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। नपुंसक नक्षत्र बुध उत्तराभाद्र पद में, शनि के नक्षत्र में, 12वें भाव में बुध शनि के नक्षत्र में बहुत भारी हानिकारक। राहु रेवती नक्षत्र में, नपुंसक के नक्षत्र में 12वें भाव में बहुत हानिकारक। पहले तो स्वतः हानिकारक 12वें भाव में, फिर नपुंसक के नक्षत्र में हो गया और ज़्यादा खुश हो गया। चंद्रमा यहाँ रेवती बुध के नक्षत्र में क्षतिकारक होता है। अनौन हो तो बात अलग है, लेकिन वो ऐसे के नक्षत्र में हो गया जो खुद नपुंसक, ऐसे चंद्रमा यहाँ नपुंसक हो जाता है। शुक्र 2 अंशों में, पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, बुरा नहीं है। मंगल 18 में रेवती नक्षत्र में, ये बुध के नक्षत्र में, परंतु यहाँ मंगल राहु से सूर्य से मिलकर के जटिल मांगलिक योग बनाता है। ये युतियाँ वैवाहिक सुखों के लिए उत्तम नहीं होती, स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होती, हमेशा निरंतर खर्चे बढ़ाती है, क्योंकि यहाँ रेवती नक्षत्र का प्रभाव बहुत जाता है। ये सारे ग्रह गंडमूल नक्षत्र में चले जाते हैं, क्योंकि पहले राशि पर, चौथी राशि पर, 8वीं राशि पर 3 जगह जॉइंट बनते हैं जिन्हें हम गंड बोलते हैं, और उसके दोनों तरफ 2-2 नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। और रेवती नक्षत्र अश्वनी दोनों उनमें से आते हैं, इसलिए रेवती नक्षत्र में जितने ग्रह चले जाते हैं अच्छा फल नहीं देते। वो बात अलग है कि यदि राहु वहाँ बैठ जाए तो रेवती नक्षत्र में राहु बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन ऐसा देता है कि पहले तो लाखों कमवा देगा और फिर 2 लाख घटवा देगा। इस प्रकार का फल देता है, संभालना अपने अधीन, लेकिन पैसे तो कमवाता है। वो बात अलग है कि यहाँ हेरा फेरी बहुत कराएगा राहु, देश विदेश की यात्राएं बहुत कराएगा, और ऐसा व्यक्ति प्रदेश से बहुत धन कमा कर लेके आया करता है। प्रदेश का अभिप्राय विदेश ही नहीं होता, अपने घर से दूरस्थ स्थान भी होता है। आय मिलती है, प्राप्ति होती है, इस प्रकार की युति से आय प्राप्त होती है, परंतु अस्थिरता रहती है। वैवाहिक सुखों में थोड़ी बाधा रहती है, क्योंकि यहाँ मंगल अपनी अष्टमी दृष्टि यहाँ डालता है और राहु का प्रभाव लेकर के आता है, तो वैवाहिक सुखों को नष्ट करता है। फिर वही राहु पंचम दृष्टि से सुखों के भाव को देखता है, जो परिवार भाव भी है। जब राहु के प्रभाव से ये भाव प्रभावित हुआ, मंगल के प्रभाव से ये भाव प्रभावित हुआ, और साथ में कर्म का भाव, कर्म की उन्नति का भाव प्रभावित हुआ, तो जब ये तीनों भाव प्रभावित हो गए, स्थिति अच्छी नहीं रही। बहुत कुछ मिलेगा लेकिन खोएगा उससे ज़्यादा। जिस काल में मिलेगा उस काल में नहीं खोएगा, किसी अन्य काल में खोएगा। ऐसा व्यक्ति तांत्रिकों के चक्कर में बहुत ज़्यादा आ जाया करता है। रोग कुछ होता है, रोग समझा कुछ जाता है, व्यक्ति ऐसे प्रभाव में आ जाता है जैसे भूत प्रेत आदि उस पर छाए हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में होते नहीं। क्यों? इसका कारण यहाँ है, राहु 12वें भाव में ऐसे स्थिति तो देगा, क्योंकि नपुंसक के नक्षत्र में है,
परंतु उसको साधने के लिए यहाँ बुध भी है, चंद्र भी है, शुक्र भी है, और 12वें भाव में शुक्र उच्च माना जाता है। वो वहाँ उत्तम अंशों में भी है, कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। शुक्र धीमा चलने वाला ग्रह है। जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं वो कम अंशों में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते हैं। बुध है बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन 5 डिग्री से कमों में कमज़ोर ही रहेगा। लेकिन शुक्र बहुत धीमे चलता है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पृथ्वी के चारों तरफ बहुत धीमे, पृथ्वी के चारों तरफ तो तेज़ चलता है, लेकिन उसकी महादशा बहुत लंबे वर्षों की होती है। महादशा पर आधारित है ये बात। इसलिए ये युति यहाँ मध्यम फलकारी रहेगी, अस्थिर रखेगी, आय देगी, वैवाहिक सुख देगी, उनमें आनंद भी देगी, एक से अधिक पत्नी का योग भी दे सकती है। राहु शुक्र एक साथ है, चंद्रमा भी साथ है। व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित कर सकती है, विवाह किसी से रहे किसी के साथ, ऐसी स्थिति भी बनती है। बाकी कर्म धर्म अपना अपना, बुरी नहीं है स्थिति, मध्यम ही है। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो। यदि भाया हो तो मेरी विनती है आप कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। बाकी इच्छा अपनी अपनी, हम लोग तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि हमें इस विद्या पर आगे बढ़ना है। श्रोता की अपनी इच्छा कि वो किस प्रकार से आगे बढ़े, रुक जाए, किसी को यश करे, पॉजिटिव करे, नेगेटिव करे, उस श्रोता की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है। प्रणाम।